हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स 2022-23 में होने वाला है दोस्तों। उससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस की इस सेशन में बात करेंगे। और इस सेशन में जो भी 20 क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ये सेशन हमारा डेली शाम को 7 बजे चलता है। 7 बजे से लेकर जब तक टॉप 20 क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट और आंसर जब तक पता नहीं चल जाते हैं तब तक चलता रहता है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यदि आप और भी एग्ज़ाम्स हैं, केवीएस, सुपर टेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी एसआई, यूपीएसआई आदि एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपी पैट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, स्किप ना करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आता है पहला, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। 4 ऑप्शंस हैं। 4 में से आपका ऑप्शन जो करेक्ट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने का दोस्तों जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको क्वेश्चन लिखना है और डैश लगा के, ए है तो ए और बी है तो बी ऑप्शन सही है तो बी, और सी ऑप्शन सही है तो सी, और डी ऑप्शन सही है तो डी। आपको इस तरह से क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, डच है और पुर्तगाली है। कौन थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह पुर्तगाली है। पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया और उसको प्रभावित किया। ये पुर्तगाली कब आए थे भारत, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वास्को डी गामा आपने नाम सुना होगा। वास्को डी गामा 1498 में, कब दोस्तों? 1498 में भारत के कालीकट, कहाँ पर दोस्तों? कालीकट, कहाँ पर? कालीकट पहुंचा था 1498 में। और 17 मई को आया था दोस्तों। कब आया था? 17 मई 1498 में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचा था दोस्तों। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था इंडिया दोस्तों, वह वास्को डी गामा आया था। इसके बाद भारत आने का रास्ता जो था दोस्तों वह तय हो चुका था। पुर्तगाली शक्ति का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों इंडिया में, वह अल्बुकर्क माना जाता है। कौन माना जाता है? अल्बुकर्क, जो कि 1509 में भारत आया था। और इसकी जो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित हुई थी दोस्तों, वह 1503 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित हुई थी। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या लोकसभा अध्यक्ष होता है। 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर बताना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। फटाफट से दोस्तों कमेंट कर सकते हैं आप अपना आंसर। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं ए बी सी डी, 4 में से एक ऑप्शन सही है। जल्दी से दोस्तों कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों। कौन होता है? सभापति। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वह जगदीप धनखड़ हैं। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं दोस्तों वह द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली महिला आदिवासी
भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। महिलाओं की संख्या अगर देखी जाए तो महिलाओं में यह दूसरे नंबर पर आती हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। इनसे पहले जो महिला राष्ट्रपति थीं वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं और यह दूसरी महिला हैं। लेकिन अगर आदिवासी के तौर पर देखा जाए तो यह पहली आदिवासी महिला हैं जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का तो आपको नाम पता होगा, श्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का जो पूरा नाम है वह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये आपको याद रखना है। यहाँ बात आती है अब लोकसभा अध्यक्ष की कि लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं। जो राज्यसभा के सभापति हैं वह उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। अब लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये दोस्तों आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बैक करके देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। उसका जो जनरल था मोहम्मद गौरी का, वह उसको छोड़कर गया था अपने जीते हुए प्रदेशों की देखभाल के लिए दोस्तों। तो वह किसको छोड़कर गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मलिक काफूर। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, 4 में से आपका एक करेक्ट है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मोहम्मद गौरी आपने सुना होगा। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद तुरंत बाद ही गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था दोस्तों, मोहम्मद गौरी का। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था लेकिन पूरा नहीं करवा सके थे। और पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1210 में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया था दोस्तों वह इल्तुतमिश ने करवाया था। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, तो आपको ऑप्शन इल्तुतमिश पे टिक कर देना है। और ये आता है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अब बात आती है कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार कहाँ पर है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए आत्म पोषित विकास, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी समाजवाद की स्थापना, ऑप्शन डी रोजगारोन्मुख विकास। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था आत्म पोषित विकास। आत्म पोषित विकास उसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। आत्म पोषित विकास तथा कृषि पर जोर देना और गेहूं उत्पादन में सुधार लाना ही उसका तृतीय पंचवर्षीय योजना का दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका जो काल था दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का, वह 1961 से लेकर 1966 तक का इसका काल
रहा था दोस्तों। कितना? 1961 से लेकर 1966 तक का। और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, उसका जो कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक का उसका कार्यकाल था। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो अ, मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वह कृषि में सुधार था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कंदगुप्त सुगंध व्रत यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? जिसने करों को हटाया था, किसने दोस्तों? चोल शासक था जिसे सुगंध व्रत कहा जाता है, जिसने करों को हटाया था। तो दोस्तों किस शासक ने यह उपाधि धारण की थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है राज राजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय, कुलोतुग चोल प्रथम, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस दिए हैं, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा चोल शासक है जिसने करों को हटाए थे, करों को हटाया था और सुगंध व्रत की दोस्तों उपाधि हासिल की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों राजेंद्र तृतीय यानी कुलोतुग चोल प्रथम। ये क्वेश्चन अगर आपने पिछले सेशंस को देखा है तो इसका जो है जिक्र किया गया है दोस्तों पिछले सेशंस में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम्स में। तो जो चोल वंश का जो राजेंद्र तृतीय था, ये कुलोतुग चोल प्रथम, उसको करों का हटाने वाला या सुगंध व्रत की उपाधि धारण की गई थी। यह चोल वंश का अंतिम शासक था, यानी कि चोल वंश का अंतिम शासक था। और चोल वंश की जो दोस्तों स्थापना की थी वह किसने की थी? विजयालय ने। किसने की थी दोस्तों? विजयालय ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विजयालय ने। और इस काल का दोस्तों जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है वह राजेंद्र तृतीय को ही माना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो जगह है दोस्तों वह किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज जो राजधानी रही थी किसी की, वह किस प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। चार ऑप्शन हैं। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों क्षेत्रफल है तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। जब भी कोई आप परीक्षा उत्तर प्रदेश की देते हो तो उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम की, तो आपको पता होगा मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। और गवर्नर आपको पता होगा दोस्तों, गवर्नर कहते हैं राज्यपाल को, आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं दोस्तों। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। मंडल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। क्या कितने मंडल हैं दोस्तों? 18 मंडल हैं। और उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है दोस्तों वह यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का विदेशी व्यापार किसके साथ है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए रूस के साथ है, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो भारत का जो विदेशी व्यापार है किसके साथ है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन हैं, चार में से दोस्तों
जो भारत का जो व्यापार है इन सभी के साथ है, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस के साथ भी भारत का व्यापार है, जापान के साथ भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन तीनों देशों के साथ में भारत का होता रहता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे, किसके द्वारा जारी किए गए थे दोस्तों? गुप्त शासकों द्वारा। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी का कारसापड़, ऑप्शन सी दीनार, ऑप्शन डी पड़। तो चार नाम दिए हैं यहाँ पर, चार चांदी के सिक्के हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए हैं दोस्तों। कौन सा ऐसा नाम है जो कि चांदी के सिक्के थे और गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक। रूपक कहा जाता था गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को। अब बात करते हैं गुप्त वंश की। तो संस्थापक इसके श्री गुप्त थे दोस्तों। कौन थे? श्री गुप्त। इन्हीं के नाम पर इसका जो नाम पड़ा था दोस्तों, गुप्त राजवंश पड़ा था। और यह तीसरी शताब्दी के अंत में इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों गुप्त राजवंश की। इसके जो प्रतापी राजा थे दोस्तों वह समुद्रगुप्त थे। कौन थे दोस्तों? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? भारत का नेपोलियन। यह हिंदू साम्राज्य था दोस्तों। कौन सा साम्राज्य था? हिंदू साम्राज्य। गुप्त काल की अवधि को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। तो किसका स्वर्ण युग कहा जाता था दोस्तों? भारत का स्वर्ण युग। किस काल को कहा जाता था? किस काल को? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को कहते थे क्या दोस्तों? तो रूपक कहते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं दोस्तों? बताना है आपको। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आपका अमेरिका, ऑप्शन सी है पहला ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, चौथा सोवियत पूर्व सोवियत संघ। तो पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, किसके संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? यदि आपने हमारे पिछले सेशंस को देख लिया है तो यह आपका करेक्ट आंसर। इसमें बताने में आपको देर नहीं लगेगी। जिस तरह से फैक्ट क्लियर होते हैं दोस्तों आपके, यदि आप अच्छे से सुनते हो और अच्छे से इसको सेशन को देखते हो तो आपके बिल्कुल सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए थे दोस्तों वह आयरलैंड से लिए गए थे। किससे लिए गए थे दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात करते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया था। तो दोस्तों ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली को लिया गया था। क्या लिया गया था दोस्तों? संसदात्मक प्रणाली को। अमेरिका का यहाँ पर नाम आता है तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया था दोस्तों, मौलिक अधिकारों को। और यहाँ पर पूर्व सोवियत संघ की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस कहा जाता है, वहाँ से लिया गया था। अब आपातकाल में मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है दोस्तों, यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? तो जर्मनी के संविधान से ली गई थी। और बात करते हैं फ्रांस की, तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो शब्द जुड़ा है दोस्तों, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वह फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें कि जितने देशों के संविधान हैं और उनमें जो भी अच्छी खूबी लगी संविधान निर्माताओं के लिए उसको अपने संविधान में शामिल कर लिया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? आपको बताना है किस राज्य में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो जो सूचना का अधिकार है वह किस राज्य में लागू नहीं है? दिल्ली में लागू नहीं है, या जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, या अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, या मेघालय में लागू नहीं है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार है
अब सभी देशों में, सभी राज्यों में लागू है। तो यहाँ पर आपको एक ये फैक्ट बताना है कि सूचना का अधिकार जो है, जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें लागू नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर था उसमें विशेष उपबंध था जो कि अनुच्छेद के 370 के अंतर्गत आता था। अब 370 को वहाँ से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था, वह अब जम्मू और कश्मीर को दोनों से यह विशेष राज्य का दर्जा हटाकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट दिया गया। तो यह सूचना का अधिकार वहाँ पर भी लागू हो चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं सूचना के अधिकार की। तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 2005 में लागू किया था। और यह उस समय किसने लागू किया था? तो दोस्तों इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके समय में इसको लागू किया गया था। ये आपको याद करना है, किसके शासनकाल में कौन राष्ट्रपति थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये आपको याद रखना है। तो पूरे भारतवर्ष में अब सूचना का अधिकार लागू हो चुका है दोस्तों। पहले जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन अब वो भी इसके अंतर्गत आता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। तो अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन बी स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना। ऑप्शन सी स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शंस हैं और चार में से आपका एक करेक्ट आंसर है कि अवमूल्यन का जो अवमूल्यन है उस शब्द का अर्थ क्या है, आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से आप कोई भी आंसर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए एक बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों यदि आप मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल पर मैथमेटिक्स की भी तैयारी बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। अच्छी सी ट्रिक दी जाती हैं और मेथड भी शॉर्ट से शॉर्ट मेथड, कम समय में सवाल करने के तरीके जो होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। इस जो सेशन है इनका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अवमूल्यन शब्द की। तो अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पर ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं। तो जो अवमूल्यन शब्द का अर्थ है दोस्तों, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। यानी किसी दूसरे देश की मुद्रा के प्रति हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम होना ही अवमूल्यन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी मार्शमैन, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। चार में से दोस्तों चार्ल्स ग्रांट, मार्शमैन, विलियम जोन्स और जॉन मार्शल आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता इनमें से किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। किसने त्याग दिया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए है अलाउक मुल्क, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी काजी मुगीसुद्दीन, ऑप्शन डी फखरुद्दीन। चार ऑप्शन हैं दोस्तों। चार ऑप्शंस में से जो चारों ऑप्शन हैं वह हैं अलाउक मुल्क, अमीर खुसरो, काजी
मुगीसुद्दीन और फखरुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने भी सिकंदर महान की तरह विश्व विजय की योजना बनाई थी और उस योजना को किसके कहने पर त्याग दिया था, आपको बताना है दोस्तों। बात कर लेते हैं खिलजी वंश की, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह खिलजी वंश का शासक था। तो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों कब इसकी स्थापना की थी खिलजी वंश की? तो 1290 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित गुलाम वंश को हराकर, उसके शासक को हराकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का जो था दोस्तों वह दूसरा शासक था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है फखरुद्दीन। फखरुद्दीन जो अली अहमद था दोस्तों, उसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व तारीख ए एतदाल सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई थी? तो कौन सा शासक था जिसने रस्म ए मियान और तारीख ए एतदाल नाम की राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई थी? ऑप्शंस हैं दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। चार ऑप्शन हैं दोस्तों, ये अब आपको याद होना चाहिए कि किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई थी। दोस्तों कमेंट करिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। कौन है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों। कौन था दोस्तों? तुगलक वंश का संस्थापक था। और इसकी जो स्थापना हुई थी तुगलक वंश की दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1320 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1320 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके जो शासक थे दोस्तों वह तीन शासक थे, एक गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज तुगलक। जिसमें फिरोज तुगलक को नहर निर्माण के लिए जाना जाता है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में काफ़ी नहरों का निर्माण हुआ था। तो यह तीन प्रतापी शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। बाकी मैं पिछले सेशन में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं, सन दे रखी हैं, 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1793 में और 1769 ईस्वी में। चार हैं, 1857, 1799, 1793, 1769। इन चार में से टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, ये आपको बताना है। दोस्तों बात करते हैं अगर टीपू सुल्तान की, तो इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, यानी मैसूर का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये मैसूर के राजा थे दोस्तों। और इनको जो मारा गया था दोस्तों, युद्ध में मारे गए थे, वह श्रीरंगपट्टनम में मारे गए थे। और ये टीपू सुल्तान की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसने क्या काम किया था दोस्तों? 5 लाख हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? टीपू सुल्तान ने 5 लाख मुसलमानों को, 5 लाख हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था दोस्तों। और लाखों की संख्या में कत्ल कराए थे और 1000 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? टीपू सुल्तान ने करवाया था। यह इस्लाम धर्म का मानने वाला था। इसने 5 लाख हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था और मुसलमान बनाया था। दोस्तों चलते हैं और यहाँ पर हाँ, इसका आंसर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में 1799 में मारा गया था। कब मारा गया था? 1799
में मारा गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान जो भारत के राष्ट्रपति थे बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। तो दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वह एन संजीव रेड्डी थे। कौन थे दोस्तों? एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। और दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, उनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1974 से लेकर 77 तक का उनका कार्यकाल था दोस्तों। बात करते हैं एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीवा रेड्डी की बात करते हैं तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 तक का इनका कार्यकाल था। ये दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति थे और एन संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति थे और आर वेंकट रमन 8वें राष्ट्रपति थे। ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल था 1982 से लेकर दोस्तों 1987 तक का इनका कार्यकाल था। और आर वेंकट रमन का जो कार्यकाल था 1987 से लेकर 1992 तक का इनका कार्यकाल था। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और यह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यह महिला दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं और यह पहले नंबर की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। दोस्तों ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वह नीलम संजीव रेड्डी थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से जो हड़प्पा के बर्तन थे उन पर किस रंग का उपयोग हुआ था आपको बताना है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर हड़प्पा की, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो कि 8000 वर्ष पुरानी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसका ये एक हड़प्पा जो है उसका एक शहर है। और इसकी जो खोज की थी दोस्तों वह किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी दोस्तों। किसकी? हड़प्पा की खोज की थी। यह काल जो था सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा काल जो था वह कैसा युग था, किस धातु का युग था? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी दोस्तों वह राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? राखल दास बनर्जी ने। अब हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सा रंग होता था दोस्तों? बात करते हैं रंग की, तो लाल रंग दोस्तों उन पर मिलता था। लाल रंग के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं वह कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी के एम मुंशी। चार ऑप्शन है, फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों सर विश्वेश्वरैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का अगर नाम आया है तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन
ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। इनकी प्रसिद्धि देखते हैं दोस्तों कि मनमोहन सिंह कौन थे? तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों भारत के। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आपको ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। चार ऑप्शन है, चार में से आपको करेक्ट आंसर एक ही होता है दोस्तों। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं उसमें चार में से एक ही क्वेश्चन करेक्ट होता है। आपको यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर और नीति निर्देशक तत्व पर। तो दोस्तों जो संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया था, प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। और प्रस्तावना जो स्टार्ट होती है दोस्तों वह हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना किन शब्दों से स्टार्ट होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है। बात करते हैं यहाँ मूल कर्तव्य की कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था दोस्तों। जो वर्तमान में रूस है दोस्तों उससे पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। यहाँ मौलिक अधिकार की अगर बात आती है तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका से दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और मौलिक नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात की जाती है दोस्तों तो यह तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। आयरलैंड 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 से इनको लिया गया है दोस्तों। किसको लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें। इसी तरह के और भी सेशंस आगे चलते रहेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए अपनी तैयारी। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसका आपको संतोषजनक जवाब मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।